चलिए करते स्टार्ट। हम लोगों ने इस क्लास में बात करना है मॉड्यूल नंबर 5 के बारे में। राइट, किसके बारे में बात करना है? मॉड्यूल नंबर 5, जिसके अंदर हम लोगों ने कैश एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में बात करना है। राइट, तो मॉड्यूल नंबर 5 आपका PAF का किस चीज़ में डील करता है या किस चीज़ में डिस्कस करता है? तो अगर मैं बात करूँ तो ये मॉड्यूल नंबर 5 जो डील करता है आपका, ये डील करता है कैश मैनेजमेंट के अंदर एंड कैश को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे ऑप्टिमल कैश निकाला जा सकता है। एंड दूसरा ये डील करता है किससे रिलेटेड? रिसीवेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रिसीवेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो अब हमने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ने, एक तो कैश मैनेजमेंट को लेकर, दूसरा रिसीवेबल मैनेजमेंट को लेकर। राइट, तो वन बाय वन हम लोग दोनों भी कॉन्सेप्ट को क्या करते हुए चलते हैं, गो थ्रू करते हुए चलते हैं। हालांकि आप फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिंगल सोल रिसीवेबल मैनेजमेंट पर भी फोकस करोगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। करेक्ट। तो अगर मैं फ्रॉम द स्टार्टिंग से अगर बात करूं कि कैश मैनेजमेंट के अंदर अगर मुझे देखना है कि मेरे बिजनेस के अंदर कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? कैश बजट। राइट, अगर मुझे अपने बिजनेस के अंदर कैश को मैनेज करना है तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कैश बजट बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ कैश बजट? तो कैश बजट एक एस्टिमेशन है कि फ्यूचर में आपको कितना पैसा लगेगा, यानी कि आपके पास कितना एस्टिमेटेड कैश आने वाला है, एस्टिमेटेड कैश कितना जाने वाला है। तो कैश बजट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मेट है एक। राइट, आप लोगों का कैश फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, तो मैं आप लोगों के साथ एक बार ओवरव्यू कर रहा हूँ कैश बजट के फॉर्मेट को लेकर, और उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों ने कैश बजट बनाना होता है। तो स्टेटमेंट शोविंग, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोविंग कैश बजट। राइट, स्टेटमेंट शोविंग कैश बजट फॉर द ड्यूरेशन या फॉर द पीरियड ऑफ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप क्या बनाओगे? कैश बजट, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है वो पर्टिकुलर के लिए होता है, जहाँ पर आप सारी डिटेल मेंशन करते हो। राइट, किससे रिलेटेड डिटेल मेंशन करते हो? यहाँ पर कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो बाकी कॉलम्स होंगे ये डिपेंड्स करेंगे आपको कितने महीने के लिए कैश बजट बनाना है उस चीज़ के ऊपर। हो सकता है आपको अगर 1 महीने के लिए बनाना है तो एक ही अमाउंट का कॉलम आएगा, 2 महीने के लिए बनाना है 2, 3 महीने के लिए 3, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो टोटल कितने मंथ के लिए बनाना है ये टोटली डिपेंड करेगा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इधर के जितने भी अमाउंट्स के कॉलम है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। राइट, उस मंथ का नेम, जिस भी मंथ के लिए आपने या जिस पीरियड के लिए आपने बनाना है उस मंथ या फिर उस पर्टिकुलर पीरियड का आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी मंथ के लिए बना रहे होंगे। मई के लिए बना रहे हो, जून के लिए बना रहे हो, जुलाई के लिए बना रहे हो, वॉट एवर जो भी मंथ के लिए आप बना रहे हो, क्या कर लोगे? वो मंथ का ले लोगे डेटा। यस, और अब हमारे को कैश बजट में दो चीज़ें देखनी है। एक तो पैसे कहाँ से आते हैं। राइट, अच्छा पैसे कहाँ से आते हैं? तो देखो सबसे पहले हमारे जो कैश बजट के अंदर हम लोगों के पास पहले से जो कैश रखा होता है हम शुरुआत वहाँ से करते हैं। इट मीन्स हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से? ओपनिंग कैश बैलेंस से। हमारे पास किसी मंथ के स्टार्टिंग में कितना कैश बैलेंस है वहाँ से शुरुआत करते हैं, और इस ओपनिंग कैश बैलेंस में हम क्या ऐड करते हुए चलते हैं? हम इसमें जितने भी हमारी कैश की रिसिप्ट्स हैं, अब जहाँ से भी पैसे आए हो तो जितने या आने वाले हो तो हम कैश रिसिप्ट और एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट सबको क्या करते हुए चलते हैं? ऐड करते हुए चलते हैं कि कौन से मंथ में कितना एस्टिमेटेड कैश आ सकता है, ये दोनों चीज़ों को हम ऐड करते हुए चलते हैं। तो क्या क्या आपके बिजनेस के अंदर ऐसा सिनारियो है जो पैसे का इनफ्लो करवा के देता है? तो पहला आपके पास एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट का जो सिनारियो है वो है कैश सेल्स। अगर आपने कोई सामान नगद बेचा है, कैश में अगर आपने कोई सामान बेचा है तो एक तो वो आ जाएगा आपका कैश सेल। उसके अलावा अगर आपने कोई सामान क्रेडिट में बेचा है, अरे तो कभी ना कभी तो पैसे आएंगे ना डेटर के पास से, तो डेटर कलेक्शन। ठीक है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर या डेटर कलेक्शन, आप डेटर से जो कलेक्ट कर रहे हो तो कैश सेल्स या फिर डेटर कलेक्शन। उसके अलावा इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई असेट्स, कोई इन्वेस्टमेंट अगर सोल्ड कर दिया, राइट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी
या फिर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट्स, कोई भी थिंग आपने अगर सोल्ड किया है तो पक्की बात है ना, उस सोल्ड सोल्ड करने के बाद आपके पास क्या हुआ होगा, पैसा आया होगा। अच्छा, उसके अलावा कोई भी इनकम एस्टिमेटेड रिसीव्ड हुई होंगी आपको, कोई भी इनकम हो सकता है, चाहे वो इनकम आपकी ये रिसीव्ड लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, चाहे वो इनकम आपकी इंटरेस्ट के रूप में रिसीव्ड हो, चाहे डिविडेंड के रूप में रिसीव्ड हो, राइट। तो जिस रूप में भी आपके पास वो पैसे आ रहे हैं वो भी आप क्या करोगे, रिसिप्ट में लिखोगे। अच्छा, समटाइम होता है कि हमने कोई लोन वगैरह ले लिया, राइट, क्या ले लिया हमने, कोई लोन वगैरह ले लिया, तो लोन लेने की वजह से भी आपके पास पैसे आते हैं, वो भी आपके कैश का इनफ्लो का ही क्या होता है, एक सोर्स होता है। उसके अलावा अगर हम लोगों ने कोई कंपनी के, अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो अगर हमने कोई शेयर, कोई डिबेंचर, कोई बॉन्ड अगर क्या कर रखा हो, इशू कर रखा हो, यानी कि एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर हमने इशू किए हो, जैसे हमने क्या इशू किया हो, किसी प्रकार के शेयर इशू किए हो, डिबेंचर इशू किया हो, बॉन्ड इशू किया हो, राइट, तो वो भी सब क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा, राइट, वो सब क्या हो जाएगा आपका, ऐड। तो जब आप इन सारे कैश रिसिप्ट्स को आपस में ऐड करते हो तो आपको क्या पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है टोटल कैश रिसिप्ट। आप जब ये सारे कैश को क्या करते हो, आपस में ऐड करते हो, तो आपको क्या पता चलता है, टोटल कैश रिसिप्ट, राइट, क्या पता चलता है आपको, टोटल कैश रिसिप्ट। और इस टोटल कैश रिसिप्ट के अंदर फिर हम लोग वन बाय वन शुरू कर देते हैं पेमेंट करना। एस्टिमेटेड कैश पेमेंट, एस्टिमेटेड कैश पेमेंट। अब ये कैश पेमेंट अलग अलग रूप में आपके पास से जा सकता है, तो भाई खर्चे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, बट मैं कुछ कॉमन टाइप्स की अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल के लिए किसी प्रकार का कैश का एक्सपेंसेस है आपके पास, लाइक कैश परचेस है आपके पास, या फिर आपने उधारी में खरीदा, राइट, उधारी में खरीदा है और बाद में सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर मतलब होता है क्रेडिटर, आपने अपने क्रेडिटर को क्या किया है, पेमेंट किया है, तो कैश परचेस या पेमेंट टू सप्लायर। उसके अलावा आपने किसी को इंटरेस्ट, किसी को डिविडेंड या किसी प्रकार का टैक्स, अगर इस तरीके की कोई अमाउंट पेड किया होगा तो वो भी आपके लिए एक प्रकार से कैश का आउटफ्लो है, करेक्ट। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आप लोगों ने कोई रीपेमेंट वगैरह किया होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, किसी भी प्रकार के लोन या बोरोविंग्स का अगर आप लोगों ने रीपेमेंट किया है, या फिर आपने कोई भी एसेट्स कैश में परचेस करके लाई है। इन शॉर्ट ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से आपके पास पैसा आ रहा है और कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से आपके पास से पैसा जा रहा है। आप लोगों ने ये दोनों चीज़ों को देखना है, राइट। तो आपको टोटल पेमेंट्स पता चल जाएंगी, तो आपने फिर इसकी भी टोटल मार लेना इंडिविजुअली सारे पेमेंट्स के, हर महीने के पेमेंट्स के, तो उस टोटल को नाम क्या देंगे, टोटल कैश पेमेंट या टोटल एस्टिमेटेड कैश पेमेंट भी बोल सकते हो। और फिर जो आप लोगों ने ये जो टोटल कैश रिसिप्ट निकाला था, और ये टोटल कैश रिसिप्ट में याद रखना आपका ओपनिंग कैश और जितने पैसा है सब ऐड हो जाएगा, तो टोटल कैश निकलेंगी। और इस टोटल कैश के अंदर आप माइनस क्या करोगे, टोटल कैश के अंदर आप माइनस करोगे आपका सारा का सारा पेमेंट, तो टोटल कैश पेमेंट निकल जाएगा। नाउ अब एट द एंड आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैश निकालना है। क्या निकालना है आपने, क्लोजिंग कैश बैलेंस अगर आपने निकालना है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आपका कैसे निकलेगा, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस निकलता है टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट करके। सो जब आप टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट को माइनस करते हो तो क्या निकल जाता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस निकल जाता है। बस अब कैश बजट के क्वेश्चंस में आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड केयरफुली करना होता है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिर आपने डिसाइड करना होता है कि ये हमारे लिए इनफ्लो है या आउटफ्लो। और अगर इनफ्लो है, रिसिप्ट है, तो कौन से मंथ की रिसिप्ट है, अगर आउटफ्लो है तो कौन से मंथ का आउटफ्लो है। इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना होता है, अच्छे से केयरफुली फोकस्ड करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, कैश बजट के बारे में, राइट, जो कि एग्जाम में थोड़ा कम वेटेज रखता है। मुझे पर्सनली कैश बजट आएगा एमबीए लेवल और भी एमबीए स्पेशली फाइनेंस के लेवल पे चांस थोड़ा कम लगता है, बट मैंने एक आपके साथ अभी फॉर्मेट डिस्कस किया है, इसी फॉर्मेट में हम एक आधा क्वेश्चन भी करके देख लेंगे, राइट। तो कैश बजट के बाद फिर हमारे पास ऑप्टिमल कैश निकालने के भी कुछ रिसोर्सेज है।
तो फिर इसके बाद आप लोगों के पास कैश मैनेजमेंट के अंदर ही छोटे छोटे दो और टॉपिक है कैश मैनेजमेंट को लेकर, जिसके अंदर हम लोग पहला एक जो मॉडल पढ़ते हैं यानी कि कैश को मैनेज करने से रिलेटेड, जहां पर हम लोग एक ऑप्टिमल कैश बैलेंस निकालते हैं, राइट। तो कैश को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो एक तो बजट बनाकर मैनेज कर सकते हो, उसके अलावा अगर आप लोगों को क्या पता करना हो, ऑप्टिमल कैश, राइट, ऑप्टिमल कैश बैलेंस अगर आप लोगों को निकालना हो कि आपको कितना एक ऑप्टिमल कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आपके पास क्या है, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग टेक्निक है। तो उसके अंदर एक जो मॉडल है वो है आपका आपका बाइमोल मॉडल, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है बताया गया है, बाइमोल मॉडल के अंदर बताया गया है कि आप कितना, आपको रिक्वायर्ड केस यानी कि आपको एक ऑप्टिमम कितना कैश अपने बिजनेस के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि देखो एक्सेस कैश रखना बिजनेस में वो भी सही नहीं है, अच्छा कम कैश रखना बिजनेस में वो भी सही नहीं है। तो आप लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर ऑप्टिमम कैश का लेवल कितना मेंटेन करना चाहिए वो हम लोगों ने इसके अंदर सीखना है। तो बाइमोल मॉडल के अंदर हम लोग ऑप्टिमम कैश कैसे रखेंगे, तो हमको एक जो ऑप्टिमम कैश लेवल निकालना होता है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, तो हम वो कैसे निकालते हैं, तो ऑप्टिमल कैश बैलेंस रिक्वायर्ड निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है आपका, √2 CT डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पर CT और K का मतलब क्या है, तो ये ऑप्टिमल कैश बैलेंस अगर आपको रिक्वायरमेंट निकालनी है तो आपको देखना पड़ेगा, टू ये फॉर्मूले का पार्ट है, C स्टैंड फॉर कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन करने के लिए, सॉरी कॉस्ट नहीं, हाँ कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, अगर आपको कोई कैश का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पर ट्रांजेक्शन आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पर सी का मतलब किससे है, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। जबकि टी स्टैंड फॉर टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल कैश रिक्वायरमेंट, आपको कितने कैश की जरूरत है, टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, या ड्यूरिंग द पीरियड भी बोल सकते हो, ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में टोटल कितने कैश की जरूरत है। तो ये सी के लिए हो गया आपका कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, टी स्टैंड फॉर टोटल कैश रिक्वायर्ड, दोनों पहले आपस में मल्टीप्लाइड होकर डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड बोलता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएंगे, एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है उससे, राइट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम क्या भी बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हम उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब इतने रेट्स हमको ज़रूरत है, तो टोटल कैश की रिक्वायरमेंट पता चल गई कि एक ट्रांजेक्शन के लिए इतना कैश लगता है, तो टोटल आपके पास जो कैश के ड्यूरिंग द ईयर कितनी रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई, वो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि टोटल आपको साल भर में कितनी कैश की ज़रूरत है। तो पूरे साल भर में आपको कैश के रिक्वायरमेंट पता चल जाएंगे, और उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको ऑप्टिमल कैश बैलेंस पता चल जाता है। करेक्ट, क्या पता चल जाता है आप लोगों को, ऑप्टिमल जो कैश है कि आपको एक मिनिमम, एक मिनिमम नहीं बोल सकता, एक एवरेज कितना अपने बिजनेस के अंदर कैश रखना चाहिए वो आपको बात पता चल जाती है, राइट। दूसरा आपके पास एक और मॉडल है जिसका आप लोगों को एग्जाम, ये भी अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट तो नहीं है, बट स्टिल आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं इन टॉपिक्स को एज अ फॉर्मूला। उसके अलावा आपके पास एक और मॉडल होता है जिसको बोलते हैं मिलर और मॉडल, राइट। क्या होता है मिलर और मॉडल, जहां पर हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इस्तेमाल करके क्या निकालते हैं, हमारे बिजनेस का ऑप्टिमम कैश निकालते हैं। जिसके लिए ऑप्टिमम कैश निकालने के लिए हमें इस ऑप्टिमम कैश को हम यहाँ पर कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग ऑप्टिमम कैश निकालने के लिए यूज़ करते हैं जेड का, हम लोग इस्तेमाल करते हैं जेड का, और जेड का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, 3/4 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कि आपकी ओवरऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, इनटू इनटू आपके पास कितना जो पैसा है, पैसों का कितना, आपका कैश का जो फ्लो हुआ है उसका कितना कैश फ्लो हुआ है, तो कैश फ्लो वरांस, आपके कैश फ्लो का कितना वेरिएशन या फिर वरांस आपको वो बताना है, कैश फ्लो वरांस डिवाइडेड बाय, कैश फ्लो वरांस डिवाइडेड बाय
इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। और ये जो इंटरेस्ट रेट है कितने ड्यूरेशन के लिए है, तो टू द पावर n। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। या फिर आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर डिटरमाइंड है, अगर पहले से पता है, तो आप और एक तरीके से अपर लिमिट का भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपर लिमिट इज इक्वल टू, ये होता है आपका लोअर लिमिट प्लस 3 टाइम ऑफ जेड की वैल्यू, 3 टाइम ऑफ जेड की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका हो सकता है। या फिर इसकी एक और फॉर्मूला लिखाता हूँ कि अगर आपको एवरेज कैश बैलेंस अगर मेंटेन करना है, क्या करना है, एवरेज कैश बैलेंस अगर आपको मेंटेन करना है, तो लोअर जो लिमिट है, मतलब कि जितना आपको एक लोअर कैश बैलेंस मेंटेन करना है, उसमें आप प्लस कर दो 4/3 इंटू जेड की वैल्यू, राइट। तो ये कुछ मिलर और मॉडल के अंदर कुछ फॉर्मूलेज है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है, सो आप चाहो तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप कर सकते हो, समय है तो एक बार गो थ्रू कर लेना, बस फॉर्मूलेज में वैल्यूज को पुट करना है एंड दो आंसर निकालना है। सो ये सारे मैंने फॉर्मूलेज अभी कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर रखे हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ रिसीवेबल मैनेजमेंट की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मस्ट टॉपिक है, राइट। कौन सा, रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है, रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट को ही हम डेटर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, डेटर मैनेजमेंट बोल सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम इसको डेटर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट या डेटर मैनेजमेंट का मतलब होता है आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, मतलब आप अपने डेटर्स के जो बैलेंस है कि अब डेटर को कितनी उधार देना चाहिए, ज़्यादा महीनों का उधार देना नहीं देना, ये सारा आप लोगों को इसके अंदर सीखना है। तो इसके अंदर मैं आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट ना एक टेबल की हेल्प से सिखाऊंगा, राइट। तो मैं एक आप लोगों को स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, राइट, एक स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। किसका कैलकुलेशन, एक ऑप्टिमल आपका कौन सा प्लान होना चाहिए। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोविंग क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, स्टेटमेंट शोविंग क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन, क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस बनाने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा ये क्या है, स्टेटमेंट है। जैसे कि यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर कितने आपके को अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए हैं, मतलब जितने आप लोगों को प्रपोजल दिए होंगे। देखो, एक होगा आपको एग्जिस्टिंग लेवल के लिए डेटा, एक होगा आपका एग्जिस्टिंग प्लान मतलब करंट में अभी आपका प्लान क्या चल रहा है आपके मैनेजमेंट के अंदर, और एक होगा प्रपोजल, ठीक है। अब प्रपोजल का मतलब क्या होता है, आगे आप क्या प्रपोजल लेकर आ रहे हो, आगे का प्लान क्या है। तो प्रपोजल 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं ना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फिलहाल मैं फॉर्मेट 4 प्रपोजल के हिसाब से आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। तो पहला जो कॉलम है आपका पर्टिकुलर से रिलेटेड रहेगा, दूसरा कॉलम आपका एग्जिस्टिंग जो प्लान है आपके उससे रिलेटेड रहेगा, एंड दो नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा प्रपोजल से रिलेटेड रहेगा। तो क्वेश्चन में अगर आप लोगों को पता है कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट के अंदर सीख ही रहे पूरा का पूरा किसके बारे में, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में। तो क्रेडिट पीरियड को लेकर ये पॉलिसीज आपको दी रहेंगी कि आप कितने ड्यूरेशन का उधार देते हो, राइट। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, या फिर 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, हाउ मेनी क्रेडिट पीरियड आर अलाउड, वो आप सबसे पहले लिख लोगे, राइट, कि आप कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। जैसे आपको क्रेडिट पीरियड के बारे में जानकारी मिल गया, तो नाउ अब आप एनालिसिस करने के लिए शुरू हो जाओगे। सबसे पहला सेल्स, और अगर सेल्स में से हम हमारे कौन से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें क्या पता चल जाएगा, सेल में से जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है तो हमें पता चलता है कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन एक और तरीके से निकाला जा सकता है, समटाइम ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आपको पीवी रेशो दे दिया जाए। तो सेल्स को अगर मैं डायरेक्टली क्या कर दूं, पीवी रेशो से मल्टीप्लाइड कर दूं, तो भी कंट्रीब्यूशन निकल सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल निकल सकता है। तो सेल को अगर मैं
पीवी रेशो अगर इफ गिवन है, आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, सीधा सेल और पीवी रेशो दिया है, तो भी आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद अगर इफ क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट दिया होगा तो लेस करेंगे, अगर क्या गिवन होगा, इफ गिवन होगा कोई फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या करेंगे, उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, कंट्रीब्यूशन से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन। क्या पता चल जाएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन। सर ये तो आपने हमको प्रॉफिट लॉस निकालना सिखाया, ये तो सर आपने इनकम स्टेटमेंट सिखा दिया, इसमें क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन का पॉइंट कहाँ है, अब आएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, देखो अभी आपने कोई क्रेडिट प्लान को, क्रेडिट पॉलिसी को कंसिडर नहीं किया, बट नाउ अब इस नेट प्रॉफिट पर किसकी वजह से इंपैक्ट पड़ेगा, आपके क्रेडिटर की वजह से। देखो डेटर को हम जितना ज़्यादा उधार देंगे उतना ज़्यादा बैड डेट का रिस्क है क्या, यस जितना हम डेटर को उधार देंगे उतना किस बात का रिस्क है, आपके बैड डेट का रिस्क है। तो इस नेट प्रॉफिट में से एक क्या चीज़ माइनस होगी, आपकी बैड डेट माइनस होगा आपका, क्यों, क्योंकि डेटर को जितना उधार दोगे तो बैड डेट का चांस बढ़ेगा। तो एक इस नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना चाहिए आपने, एक तो बैड डेट, और दूसरा जितने ड्यूरेशन का पैसा डेटर के ऊपर आप उधार रखोगे उतने ड्यूरेशन तक का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी तो लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी डेटर ने आपको ₹1,00,000 एक महीने तक के नहीं दिया और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 10% एक महीने की, तो फिर ₹1,00,000 का 10% मतलब 10,000 का तो नुकसान हो गया ना उस डेटर की वजह से आपको। तो जितना अगर वही डेटर मान लो 3 महीने तक पैसे नहीं देता तो 30,000 का आपको नुकसान हो जाता। तो डेटर जितने पैसे लेट देते हैं ना आपके, उतना आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी लॉस होता है। तो ये दो लॉस हमने निकालने सीखने, और फिर इस नेट प्रॉफिट से मैं वो दोनों लॉस को माइनस कर दूंगा। तो पहले लॉस की बात करते हैं हम, अपॉर्चुनिटी लॉस इन फ्रॉम डेटर। डेटर से हमें कितना अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है डेटर में। इन्वेस्टमेंट इन डेटर, या इसी को रिसीवेबल भी बोला जा सकता है, कि हम कितना अपने डेटर या फिर रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट करके रख रहे हैं, राइट। हम कितना हमारे डेटर के अंदर रिसीवेबल्स के अंदर इन्वेस्ट करके रख रहे हैं वो, और एक्सपेक्टेड फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ये इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल ये कैसे निकल जाएगा आपका, ये निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। जो आपने ऊपर में क्रेडिट पॉलिसी लिखा है ना, कितने दिन की उधारी है, तो उस क्रेडिट पॉलिसी के उधारी के बेसिस पर आप क्या कर लोगे, इसको निकाल दोगे, राइट। और फिर इसमें से जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई थी, मतलब वो फाइंड करना है आपको, जिसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड एक रिटर्न जो हमें मिल सकता था, या फिर इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिसीवेबल। ये अल्टीमेटली आपके पैसे डेटर में इन्वेस्ट हो गए ना, तो वहाँ से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिसीवेबल, या इसी को मैं आसान लैंग्वेज में क्या भी बोल सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोल सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है डेटर में इन्वेस्ट करने की वजह से, वो भी हमें आप पता कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और लॉस होता है हमें, और वो कौन सा लॉस होता है, बैड डेट का। कौन सा लॉस होता है, बैड डेट का। तो ये बैड डेट कैसे निकलता है, सेल्स का अमाउंट इनटू जो भी बैड डेट का परसेंटेज दिया होगा आप लोगों को, आप वो बैड डेट का परसेंटेज यूज कर लोगे, राइट। अच्छा, अब दो बात याद रखना, जब हम ये इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल जब भी फाइंड करेंगे ना, इसको फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, नोट करके मैं नीचे लिखवा देता हूँ। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट इन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल जब भी हम फाइंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, सो ये ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट होगा। हम एक तो टोटल कॉस्ट के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, पहला बेस ये हो गया, और दूसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब कौन सा बेस कब इस्तेमाल करना, मैं वो उसकी बात की भी क्लियरिटी दे दूँ। जब आप लोगों के पास वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट अवेलेबल है, इट मीन्स आप टोटल कॉस्ट आराम से निकाल सकते हो,
क्योंकि दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। और अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट दोनों में से कोई एक आधा इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो वैसे कंडीशन पर फिर आप अपना ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकाल दो, राइट। और नीचे में फिर बाकायदा नोट भी डाल देने का आखिरी में, वी आर कैलकुलेटिंग या वी आर यूजिंग, ठीक है, यूज जो भी मेथड आपने यूज किया होगा, यूज टोटल कॉस्ट किया होगा तो टोटल कॉस्ट, या फिर सेल किया होगा तो सेल्स, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। तो ऐसा आपको अपना एक लास्ट में क्या बताना पड़ेगा, आपको एक नोट बता देना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर या जो वैल्यूअर है तो देखे तो उसको क्लियर हो कि नहीं दो ऑप्शन है और आपको दोनों के बारे में नॉलेज, आपने उनमें से कोई एक ऑप्शन कर रखा था, राइट। क्या कर रखा है, कोई एक ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ व्हाट इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट रिसीवेबल से रिलेटेड आप लोगों को ये फॉर्मेट दिमाग में अच्छे से सेट करना है। अच्छा, समटाइम क्या होता है, आप लोगों को इंक्रीज इन सेल की जानकारी दे देती है, तो हम लोग नेट बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट बेसिस पर भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। नेट मतलब जो इंक्रीज हुआ है नेट, उसके बेसिस पर कैसे करेंगे, एक आधा एग्जांपल लेके करूंगा। तो ये चैप्टर ऑल अबाउट द फॉर्मेट है, इसके अंदर कोई बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूलेस नहीं है, करेक्ट। सो दिस इज द बेसिक सिनारियो ऑफ कैश रिसीवेबल एंड दो मैनेजमेंट रिसीवेबल्स। तो हम कुछ सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। हम क्या करते हैं, कुछ सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलो मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ कहाँ, कुछ अपनी प्रैक्टिस सेट के तरफ, जहाँ से कोई क्वेश्चन अगर रेलेवेंस नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा हम एंटरटेन नहीं करेंगे, राइट। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर बहुत ज़्यादा लंबा फोकस्ड नहीं करेंगे। वैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, तो एक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर हमारी शीट का 4 जो फोकस्ड करना है, उसके अलावा एक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 होगा जो फोकस करना है, एंड दो 10 के बाद इधर आप लोगों का एक क्वेश्चन नंबर 9 भी है, और फिर इधर 13 के आसपास का एक क्वेश्चन है। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने फोकस्ड करना है। तो मैं क्वेश्चन करवाते करवाते भी और बताते हुए चलता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका वो किस चीज़ से, बिल्कुल इसको एक काम करो स्किप ही कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन का आने का चांस तो है ही नहीं। तो कैलकुलेशन करवा के अभी और आप लोगों के साथ डिस्कस करके टाइम पास नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सीट के अंदर जो था वो उतना काम का नहीं था। सेकंड जो एग्जांपल है ये कैश बजट से रिलेटेड है, तो ये मैं कैश बजट का कोई भी एक सिनारियो, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे आप लोग सीधा एग्जांपल नंबर 4 पर आओ, क्योंकि थर्ड एग्जांपल भी आपका कैश बजट से रिलेटेड ही है। तो मैं सीधा एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ रहा हूँ, कैश बजट से रिलेटेड। तो होप सभी के पास ये नोट्स अवेलेबल है, तो आप ये क्वेश्चन नोट से देखोगे, राइट। और जिसके पास नहीं है वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकता है, ये सारा क्वेश्चन आइदर अपने कॉपी पे लिख सकता है, या अगर आपके पास नोट्स है तो आप ये सारा क्वेश्चन कहाँ से देख सकते हैं, नोट्स से देख सकते हैं, राइट। तो ये मैंने एक बार स्क्रीन पर आप लोगों के क्या दिखा दिया है, सारा का सारा क्वेश्चन दिखा दिया है। और क्विकली क्योंकि मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है, तो इस कैश बजट के क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्मेट में क्या कर देता हूँ, सॉल्व करके आपको समझाते हुए चलता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी के पास क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन अवेलेबल है। चलिए, तो सभी ने एग्जाम्पल देख लिया है, तो आ जाइए उस एग्जाम्पल को, अगर मैं ये जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया है, अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर सॉल्व करके बताऊँ तो कैसा वो सवाल था। सवाल आपके सामने था कि अ कंपनी एक्सपेक्ट, ठीक है, अ कंपनी एक्सपेक्ट टू हैव ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ ₹15,000 ऑन 1 मई। अच्छा, यानी कि आपको कौन से मई मंथ का दिया था, मई मंथ का दिया था क्या? हाँ जी सर, मई मंथ का दिया था। तो ये मंथ की जगह मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर, मई। हम मई के लिए बना रहे हैं। 15,000 का ओपनिंग कैश है, मतलब मई महीने के आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया गया है, करेक्ट। हाँ जी सर। उसके अलावा बोलता है प्रिपेयर कैश स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मई। उसके बाद आपको जून मंथ के लिए बनाना था, उसके अलावा आपको जुलाई मंथ के लिए भी बनाना था, मतलब 3 ही मंथ के लिए बनाना था। इट मीन्स आगे के जो कॉलम्स हैं वो हमारे बनने वाले नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब है कि आगे के जो हमारे कॉलम्स है वो बनने वाले नहीं है। यहीं पर हमारा 3 महीने का क्या होने वाला है, बनने वाला है। तो ये मेरा कौन कौन से मंथ के लिए बन रहा है स्टेटमेंट, मई, जून और जुलाई के लिए, करेक्ट। अब मैं जब क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ तो मुझे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सारे भी मंथ का क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है, और सेल, परचेस अलग अलग डेटा दिया गया है।
तो ये हमने यहाँ पर आपके सहूलियत के लिए क्या कर दिया है, साइड में स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया है। यहाँ आपको मई, जून और यहाँ टाइपिंग एरर है, तो जुलाई मंथ के लिए भी हमको प्रिपेयर करना है। करेक्ट। हमारे सामने कुछ डेटा दिया है लाइक सेल, तो आप सभी को पता होना चाहिए सेल्स की वजह से आपके पास क्या होते हैं, पैसे आते हैं। परचेज की वजह से पैसे जाते हैं। वेजेस खर्चा है, पैसा जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है, पेमेंट जाता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस खर्चा है, पैसा जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, पैसा जाता है। राइट। और ये सारे जो खर्चे दिए हुए हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे महीनों के लिए दिए हुए हैं। लेकिन नीचे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ और भी जानकारी दी गई है। सबसे पहले बोलता है कि कैश सेल्स कितना है, 25%। तो जैसे आपने कैश सेल वर्ड सुना, तुरंत आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए। सर कौन सी बात? ये बात कि कैश सेल जिस मंथ में सेल होता है उसी मंथ में पैसे मिल जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मुझे कैश सेल की अमाउंट फाइंड करनी है 25% ऑफ द टोटल सेल, तो आपको ये टोटल सेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टोटल सेल। चलो मार्च का 25% कौन से महीने में आ जाएगा? मार्च का अगर मैं 25% की बात करूं तो मार्च का 25% कौन से मंथ में आ जाता है? तो मार्च का 25% आ जाएगा मार्च में, लेकिन अपने को मार्च बनाना नहीं है, शुरू ही मई से करना है। अच्छा, अप्रैल का जो सेल हुआ है उसका 25% कब आ जाएगा? अप्रैल में, लेकिन अप्रैल बनाना नहीं है। अच्छा, लेकिन जो मई में हमने बेचा है 50,000, क्या उसका 25% मई में ही आ जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो 50,000 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,500। अच्छा, फिर जून मंथ में भी कुछ बिका है 60,000 रुपये, तो क्या 60,000 का 25% जून में ही आ जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल 15,000 रुपये। और क्या जुलाई में जो 96,000 का बिका है उसका भी 25%, 96,000 का 25%, ये भी आपका जुलाई के मंथ में ही आ जाएगा। तो मैंने क्या निकाल दिया, इतने लाइन का पढ़ा और वहां से निकाल दिया टोटल कैश सेल। करेक्ट। आगे लिखा है वाइल द रिमेनिंग अमाउंट इज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ में। करेक्ट। तो बाकी जो बचा पैसा डेटर से कलेक्ट कब होगा? नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट होगा। तो चलो अब देखते हैं, अगर मैंने कोई चीज मार्च में अगर क्या करके रखी है, अगर मार्च में मैंने कोई चीज को बेचा है तो उसका 75%, क्योंकि 25 तो तुरंत मिल गया था, तो बचा 75% कब मिलने वाला है? नेक्स्ट मंथ में। तो मार्च का 75% कब मिलेगा मुझे? अप्रैल में, लेकिन अप्रैल तो बनाना ही नहीं है। अच्छा, फिर अप्रैल का 75% कब मिलेगा? तो अप्रैल का 75% नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि मई में मिलेगा। काय में मिलेगा? मई में मिलेगा। तो निकाल दो। अप्रैल का 54,000 का सेल था, उसका 75% कितना होता है? 40,500। तो ये कब मिलने वाला है? मई में मिलने वाला है। राइट। कब मिलने वाला है? मई में मिलने वाला है। उसके अलावा जो मई में 50,000 का सामान बिका था, इसका 75% कब मिलेगा? मई का जून में मिलेगा। तो 50,000 का फिर 75% निकाल दिया, 37,500। फिर उसके अलावा 60,000, जून का 75% कब मिलने वाला है? 45,000। राइट। कब मिलने वाला है? जुलाई में मिलने वाला है 45,000 रुपये। करेक्ट। तो बड़े आगे। यस। तो कैश सेल प्लस डेटर कलेक्शन दोनों से हमें क्या हो गए? दोनों से क्या हो गए? हमें पैसे कब कब मिलने वाले पता चल गए। तो पहला पॉइंट डन। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बोलता है आपका? सप्लायर्स ऑफर 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड। सप्लायर 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। क्या? सप्लायर ऑफर 2 मंथ। सप्लायर मतलब कौन? जिनसे हम उधारी सामान खरीदते हैं। मतलब जो परचेस का पेमेंट होने वाला है वो कब होने वाला है? तो परचेस का जो पेमेंट होने वाला है वो 2 मंथ लेटर होने वाला है। मतलब मार्च का पेमेंट कब जाएगा? मार्च में भी नहीं जाएगा, अप्रैल में भी नहीं जाएगा, मतलब कब जाएगा? मई में। तो मार्च में कितना परचेस किया था हमने? 32,000। तो उसका पैसा कब जाने वाला है? 2 मंथ्स लेटर। मतलब मार्च में भी नहीं, अप्रैल में भी नहीं, मतलब मई में। तो मई में पेमेंट आ जाएगा। तो आ जाओ पेमेंट में। कितना था? 32,000 का पेमेंट था। तो ये आप कैश में पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट सप्लायर को किया है। कितना? 32,000 रुपये। कितना? 32,000। उसी तरीके से आपके पास अगला 31,000 था। जरा देखो अगला। फिर ये जो अप्रैल का पेमेंट है ये कब जाएगा आपका? अप्रैल में भी नहीं जाएगा, मई में भी नहीं जाएगा, मतलब कब जाएगा? जून में। तो जून में पेमेंट कर देना आपने। कितना जून में करना है? 31,000। फिर इसके बाद अगला जो पेमेंट है नेक्स्ट,
मई का पेमेंट, तो मई का पैसा कब जाएगा? मई में भी नहीं जाएगा, जून में भी नहीं जाएगा, मतलब कब जाएगा? जुलाई में। 2 महीने के बाद जाएगा बोला था उसने, 2 महीने का उधारी है, तो 2 महीने की उधारी के बाद पैसा जाएगा। तो कितना है अमाउंट? 25,000। हाँ जी सर, 25,000। डन। तो पेमेंट टू सप्लायर 32, 31, 25 निकल गया। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्या है? सॉल्व है। फिर तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। वेजेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। बोलता है वेजेस और जो अदर एक्सपेंसेस है ना, वो फॉलोइंग मंथ में पेड होते हैं। फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ में, राइट। तो ये रहा जी आपका वेजेस, और ये रहा बाकी के अदर एक्सपेंसेस। तो ये सारे खर्चों का पेमेंट कब होता है? बोलता है अगले महीने में। तो वेजेस का, जैसे मार्च का पेमेंट कब होगा आपका? अप्रैल में, लेकिन अप्रैल तो बनेगा नहीं। लेकिन मई, अप्रैल का पेमेंट कब होगा? मई में। और मई बन रहा है क्या? हाँ। तो ये वाला पेमेंट जाएगा आपका मई में, ये जाएगा जून में, ये जाएगा जुलाई में। तो अमाउंट याद रखना है, एक साथ लिख देंगे, 7,500, 6,000 और 8,000, राइट। तो आ जाओ। और हम लोग काय का पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर? वेजेस का। तो यहाँ पर मेरे पास अलग से फॉर्मेट के अंदर मैंने कहीं लिखवाया नहीं था, तो अभी लिख देते हैं यहाँ पर अलग से। पेमेंट है अपने को पता है, तो अलग से लिख देते हैं वेजेस पेड। कितना कितना था अमाउंट? 7,500, 6,000 और 8,000। डन। फिर उसके अलावा क्या ऑफिस एक्सपेंसेस का भी पेमेंट था, अगला पेमेंट? हाँ जी सर। तो वो भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के पेमेंट का। तो ऑफिस एक्सपेंसेस का भी सेम वही हाल था। ऑफिस एक्सपेंसेस का भी पेमेंट कब कब जाना था आपका? एक पेमेंट जाना था ऑफिस एक्सपेंसेस का आपका, पहले जो मार्च का पेमेंट है अप्रैल में, यानी अप्रैल से मई में जाएगा। तो अप्रैल में कितना था आपका? 5,000, जो कि मई में आ गया। फिर उसके बाद भी 5,000 था, उसके बाद भी 5,000 था, राइट। तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। फिर उसके बाद आपके पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस था। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का भी अगर मैं पेमेंट की बात करूँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस की भी अगर मैं पेमेंट की बात करूं, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस का भी आपका पेमेंट जो मार्च का था अप्रैल में जाएगा, अप्रैल का मई में जाएगा, और मई का जून, यानी कि अप्रैल का मई में आएगा। तो अप्रैल में कितना था? 6,500। फिर कितना था? 7,000। फिर कितना था? 8,500। मैं एक बार अमाउंट वेरीफाई भी कर लूँ कि सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। तो 6,500, 7,000 और 8,500, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस भी था लास्ट। तो सेलिंग एक्सपेंसेस की भी अगर मैं बात करूँ, तो 3,500, यानी जो अप्रैल का है वो मई में आ जाएगा। 3,500, 4,500 और 4,000। एक बार अगेन अमाउंट को क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाए कि हमारी नोट्स के हिसाब से सही अमाउंट जा रहे हैं या नहीं जा रहे। 3,500, 4,500 और 4,000, यानी थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया क्या? हाँ जी सर। अब उसके बाद चौथे पॉइंट में बोला था डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू द वर्कर ऑफ ₹15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली इज पेबल इन द मंथ ऑफ मे फॉर द परचेस ऑफ प्लांट। तो बोलता है डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एंड बोनस टू द वर्कर, तो ये कब कितना पेड होगा? 15,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। अच्छा कुछ मिसिंग है क्या? डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एंड बोनस टू द वर्कर कितना हो गया? 15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली पेएबल, पेएबल इन द मंथ ऑफ जून। एक्चुअली यहाँ पर आना था जून, बट ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है? मई है। और यहाँ पर जो लिखे ना और द परचेज प्लांट, एक्चुअली नीचे का आना चाहिए था, फॉर द, ये नीचे की लाइन ऊपर आ गई है, तो थोड़ा टाइपिंग का वहाँ पर क्या हुआ है? एरर हुआ है। तो यानी कि हमने ये 15 और 25,000 का पेमेंट कब कब किया बोलता है? मई में, ठीक है। तो और मई में पेमेंट निकल गया क्या? दो। एक काय का, अगर आपके पास आप नोट्स से अगर आप देख रहे हैं हमारी, तो यहाँ मई लिखा हुआ है, बट अगर आप यहाँ पर करेक्शन, अगर आप ठाकुर पब्लिकेशन के नोट से देख रहे होंगे, तो एक्चुअली यहाँ पर टाइपिंग हमारी एरर हुई है, वहाँ टाइपिंग का मिस्टेक है, एक्चुअली जून होना चाहिए था। तो सर आप सॉल्व किससे करवा रहे हो? जून से करवा रहे हो या मई से? तो यहाँ पर अगर मई लिखा है तो अभी मैं मई से करवा रहा हूँ, बाकी अगर जून लिखा होता तो मैं जून में पेमेंट डालता। तो 15,000 प्लस 25,000, तो ये दोनों पेमेंट कहाँ जाएंगे आपका? मई के महीने में हम लिख लेते हैं। तो डिविडेंड पेड हुआ था एक आपका, और दूसरा डिविडेंड के अलावा क्या पेड हुआ था? बोनस, ठीक है। तो डिविडेंड की अमाउंट कितनी थी आपकी? 15,000, और बोनस की अमाउंट कितनी थी? 25,000, करेक्ट। उसके आगे और पढ़ते सवाल।
उसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन में 5वें पॉइंट में फिर लिखा था 70,000 इज पेबल इन द मंथ ऑफ मई, फिर से 70,000 का पेमेंट मई में हुआ बोलता है, ठीक है। तो मई में एक और 70,000 का पेमेंट हुआ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर में 70,000 का काय के लिए हुआ, ये परचेस ऑफ प्लांट, परचेस ऑफ प्लांट, प्लांट खरीदा 70,000 का। कब गया पेमेंट इसका भी, अकॉर्डिंग टू द आर क्वेश्चन मई में गया। और बोलता है इनकम टैक्स 15,000 पेएबल है, कब, जून में। तो जून में एक और पेमेंट हुआ आपके पास इनकम टैक्स का। अब तो पेमेंट में मेरे पास जगह ही नहीं बची है, कोई बात नहीं, फिर भी हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। टोटल कैश को यहाँ से बाद में नीचे ले लेंगे, टोटल कैश पेमेंट को यहाँ लिख लेते हैं। इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ है, कितने रुपए का पेमेंट हुआ इनकम टैक्स का, 15,000 रुपये का। कौन से महीने में, जून। तो मैंने जून में लिख लिया है, राइट। कहाँ लिख लिया है, जून में लिख लिया है, इनकम टैक्स पेड इन जून, करेक्ट। अब सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस अब आपने क्या करना है, उठाओ कैलसी, मारो टोटल। तो अगर मैं टोटल कैश पेमेंट की बात करूं तो एक एक करके पहले मई के लिए निकाल देते हैं। तो मई में अगर आप देखोगे तो आपके 12,500 प्लस 40,500 दोनों को अगर आप टोटल मारोगे तो 53,000 का टोटल कैश आया था, करेक्ट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं टोटल पेमेंट की तो 70,000 तो ऐसी पेमेंट आ गया आपका पहला ही, किसका, ये मशीन पेबल का। तो नेगेटिव कैश का यहाँ पर क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है, क्योंकि पेमेंट ही ज़्यादा दिख रहा है। बट उसके अलावा और देखते हैं, 7,500 प्लस 32,000 प्लस 5,000 प्लस 6,500 प्लस 3,500 प्लस 15,000 प्लस 25,000, मतलब कुल मिलाकर टोटल जो कैश पेमेंट हमें नज़र आ रहा है, टोटल कैश पेमेंट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है 1,64,500 रुपीज़ का। ये हमारा टोटल कैश पेमेंट है। तो टोटल रिसिप्ट से टोटल कैश पेमेंट को माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा क्या, यस। 1,11,500 रुपये ये माइनस में आंसर आपका, क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है, करेक्ट। तो ये नेगेटिव कैश आ गया आपका। अब जो आपका मई का क्लोजिंग है, जो मई का क्लोजिंग है, ये मई का क्लोजिंग जो आपका जून का क्या बन जाएगा, ओपनिंग 1,11,500, राइट। तो ये नेगेटिव फिगर है, याद रखना। तो इस नेगेटिव फिगर में ये दो चीज़ और ऐड हो जाएंगी आपकी, 15,000 प्लस 37,500। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका -59,000, -59,000 नेगेटिव में टोटल रिसिप्ट आ रही है आपकी। जबकि मैं टोटल पेमेंट अगर निकालूं, यहाँ पर ओपनिंग कैश ना, एक मैं रिकरेक्शन करवा रहा हूँ एक्चुअली, ये 15,000 हमसे छूट गया था, ये तो अभी ओपनिंग कैश लिखते समय यहाँ पर ध्यान गया। तो यहाँ पर मैं क्विकली क्या कर रहा हूँ, रिकरेक्ट कर रहा हूँ। ये 15,000 की टोटल मिस हो गई थी, तो ये टोटल एक्चुअल में 68,000 होती। और अगर ये 68,000 की टोटल कैश रिसिप्ट होती तो यहाँ पर जो आपका कैश बैलेंस है 68,000 में से माइनस होता 1,64,000, तो ये -96,500 आता, -96,500। इधर का क्लोजिंग, इधर का क्या बन जाता, ओपनिंग बन जाता, राइट, 96,500। और फिर इसमें -96,500 में वापस प्लस 15,000 और 37,500 करता तो -44,000 आता। मतलब जो टोटल रिसिप्ट है नेगेटिव में 44,000 आ रही है। जबकि अगर हम पेमेंट की टोटल मारे तो 6,000 प्लस 31,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 4,500 प्लस 15,000, तो इस तरीके से हमारा जो टोटल पेमेंट आता वो 68,500 आता। ऑलरेडी रिसिप्ट नेगेटिव में है और इसको भी माइनस ही करना है, यानी कि 44,000 माइनस में है, उसमें से और माइनस करना है 68,500। तो कुल मिलाकर आपका -1,12,500 वैल्यू हो जाता है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाते हैं, करेक्ट। 1,12,500 इधर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग, और 1,12,500 में फिर वापस ऐड कर देंगे आपका क्या, 24,000 रुपये, राइट। क्या ऐड कर देंगे, 24,000 और 45,000। तो आपका यहाँ पर नेगेटिव में फिगर आएगा 43,500। सो -43,500 का टोटल आपका रिसिप्ट नेगेटिव में आ गया। फिर ये नेगेटिव रिसिप्ट के बाद हम टोटल पेमेंट्स की भी टोटल मार देते हैं, 8,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 8,500 प्लस
4,000, तो टोटल जो पेमेंट आ रहा है ये आ रहा है 50,500 का। अब ये भी नेगेटिव में आपका, यानी कि 43,500 नेगेटिव में है, उसमें से और माइनस करना है 50,500, तो -94,000 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। मतलब आपके पास सारा का सारा कैश फ्लो नेगेटिव में चल रहा है, राइट। सारा का सारा आपका कैश फ्लो कैसा चल रहा है, नेगेटिव में आपका कैश का फ्लो चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास क्या हुआ है, एक नेगेटिव कैश का फ्लो हुआ है। डन। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से आपका जो कैश बजट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हमारे नॉर्मल क्वेश्चन शीट की तरफ और आगे और डिस्कस करते हैं। तो होप आप लोगों को कैश बजट वाला क्वेश्चन क्या है पूरी तरीके से क्लियर है कि कैसे सॉल्व करना था। आप अच्छे से कोई एक दो क्वेश्चन की भी कैश बजट के अंदर अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपके लिए सफिशियंट है, इनफ रहने वाला है, राइट। क्या है आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये एक क्वेश्चन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ मार्क्ड कर सकते हो इंपॉर्टेंट। अगर इफ कैश बजट पे क्वेश्चन आया तो कुछ इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इसके बाद फिर मैंने जो आप लोगों को बाइमोल मॉडल के बारे में जो बात किया था, ये बाइमोल मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, जहाँ पर आपको कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन दिया गया है, आप लोगों को मंथली टोटल कैश की रिक्वायरमेंट दी गई है, और इंटरेस्ट रेट मतलब कि आपको जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो दे दी गई है 3% पर एनम। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था 2 × CT/K। और याद रखना 2 मतलब ये कि फिक्स्ड नंबर है, C का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर कॉस्ट जो कि है 5 रुपया, और आपको ये जो टोटल कैश की रिक्वायरमेंट है एनुअली लेनी है। या तो आप कैश की जो रिक्वायरमेंट है इसको एनुअल में कन्वर्ट कर दो, या तो रेट को मंथ में कन्वर्ट कर दो, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो मैं कैश के रिक्वायरमेंट को एनुअल में कन्वर्ट कर देता हूँ। 30,000 रुपये मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी होंगी, 3,60,000, राइट। डिवाइडेड बाय तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ये कैरिंग कॉस्ट कितना है 3%, तो 3% से डिवाइड कर देंगे एंड दो रूट ले लेंगे। तो 30,000 × 5 × 2 डिवाइडेड बाई 3%, और इन सब का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10,945। दिस इज योर फाइनल आउटकम, यानी कि आपको 10,945 रुपये क्या करना है, एक एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करते हुए चलना है। कितना, 10,945 रुपये के आसपास आपको एक एवरेज बैलेंस क्या करना है, मेंटेन करते हुए चलना है। हम लोगों ने कैश की एनुअल क्या किया है, रिक्वायरमेंट को फाइंड किया हुआ है। डन। तो यहाँ पर आप लोगों का कितना कैश मिनिमम मेंटेन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ये बात आपको क्या किया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं था ये, एग्जाम्पल नंबर 5 एक कॉन्सेप्ट डेवलपिंग प्रॉब्लम था, आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते थे। चलो अगला 6 भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। अगेन ये भी क्वेश्चन आपका लगभग सिमिलर उसी टर्म्स पर है जो अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 देखा था, करेक्ट। इफ समय है तो आप लोग रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ाया गया वहाँ से आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूलेज वाली बात है। अगेन ये भी आप लोगों का जो प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड, आपका मिलर और मॉडल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मिलर और मॉडल, जिसका एग्जाम में चांस बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है। तो इफ समय है तो देखो, अदरवाइज आप लोग स्किप्ड करके आगे बढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट। तो मैं आ जाता हूँ 9 नंबर का भी एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप जाओ आप लोग सीधा कहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 10 पर। ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके मैनेजमेंट रिसीवेबल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से काहे के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके, मैनेजमेंट रिसीवेबल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो सारे लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, राइट। चलिए हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैनेजमेंट रिसीवेबल से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, राइट। देखिए क्या बोलता है एग्जाम्पल, ए लिमिटेड करंटली हैज़ अ टर्नओवर इतना, मतलब आपको करंट में कितना टर्नओवर हुआ है बता दिया कि क्वेश्चन वाले ने, और बोलता है इट प्रपोज द फॉलोइंग चेंजेस
और कितना चेंजेस होगा वो बता रहा है। तो आपको आपके बिजनेस का नॉर्मल सेल बता रहा है 4,80,000 है, जबकि आप नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ करते हो, 30 दिन का, कितना, 30 डेज का, राइट। यानी कि ये आपका एग्जिस्टिंग डेटा है कि आपके बिजनेस का नॉर्मल अभी ये चल रहा है आपके बिजनेस के अंदर। फिर आपको प्रपोजल बता रहा है कि अगर हम क्रेडिट पीरियड को 30 दिन से ज़्यादा, 30 दिन, 30 डेज से बढ़ाना चाहते हैं, अगर 15 दिन बढ़ाएंगे, अगर 30 दिन बढ़ाएंगे, अगर 45 दिन बढ़ाएंगे, अगर 60 दिन बढ़ाएंगे, तो हमारा जो रेलेवेंट इंक्रीज होगा ओवर द नॉर्मल सेल 24,000 का इंक्रीज होगा, 30,000 का इंक्रीज होगा, 32,000 का इंक्रीज होगा, 48,000 का इंक्रीज होगा। इस तरीके से हमारे सेल्स के अंदर क्या होने वाला है, इंक्रीमेंटल होने वाला है। मतलब मेरा 4,80,000 का जो सेल है लगातार क्या होते चलेगा, बढ़ते चलेगा। फिर द कंपनीज पीवी रेशियो इज 40%, तो पीवी रेशियो का इस्तेमाल करके हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। और उसके अलावा बोलता है द प्री टैक्स रिटर्न ऑफ 20% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमारे रिसीवेबल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये उसका रेट दिया है क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए, या मैं इसी को अपॉर्चुनिटी वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलता हूँ, मे बी यूज। और बोलता है विच ऑफ द अबव अल्टरनेटिव शुड बी चूजन, अज्यूम 360 दिन होते हैं एक साल के अंदर। तो होप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ गई है आप लोगों को। और अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो चले इसके सॉल्यूशन की तरफ, और कैसे इसका सॉल्यूशन करना उसके बारे में भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को इधर रख दिया है साइड में, करेक्ट। और आपके साथ अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए था, राइट। तो हम इसके साथ आपका क्या कर रहे हैं अभी, डिस्कशन, सॉल्यूशन। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए इसके सॉल्यूशन पार्ट के लिए। तो सभी के पास क्या है, इसका क्वेश्चन है, मैंने साइड में यहाँ पर रख दिया है इस क्वेश्चन को, करेक्ट। तो सारे लोग क्वेश्चन अपने साइड से देख सकते हैं। लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस और वी कैन रिप्रेजेंट इन अ टू डिफरेंट मैनर। एक तो हम डायरेक्ट पूरा नेट बेसिस पर कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि बस इतने का इंक्रीज हुआ, इतने का इंक्रीज हुआ, या सीधा सीधा हम पूरा ग्रॉस बेसिस पर कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। तो सर आप बताइए आप कौन से बेसिस पर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। मैं आप लोगों को ग्रॉस बेसिस पर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, राइट, ग्रॉस बेसिस पर। सर एग्जाम में क्या चलेगा वो बताओ, कोई भी, दोनों में से आप कोई भी बेस यूज कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं नेट इंक्रीमेंटल बेसिस पर भी बता दूंगा, राइट। चलिए, तो स्टेटमेंट ऑफ हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन। हम ऐसा स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस लेने वाले हैं क्या। तो स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग हम स्टेटमेंट के थ्रू क्या बनाने वाले हैं, क्रेडिट पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ डिसीजन कर लेने वाले हैं। सबसे पहला कॉलम किसके लिए, पर्टिकुलर के लिए, हाँ जी सर बिल्कुल। फिर दूसरा हमारा कॉलम रहेगा जो एग्जिस्टिंग डेटा दिया है उसके लिए, करेक्ट। और फिर उसके बाद हम लोग प्रपोजल्स जो हमें प्रपोज्ड किए गए, हम वो प्रपोजल्स के बेसिस पर कुछ हम क्या कर लेंगे। तो हमारे पास कितने प्रपोजल है क्वेश्चन के अंदर, एक 15 दिन से बढ़ेगा, एक 30 दिन से बढ़ेगा, एक 45 दिन से बढ़ेगा, एक 60 दिन, मतलब 4 प्रपोजल है क्या। तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चौथा कॉलम, राइट, बिल्कुल राइट सर। चलो, तो अगर ये आप लोगों के पास डेटा है तो अब शुरू करें कहानी, बिल्कुल करनी चाहिए सर शुरू। तो करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रेडिट पीरियड को लेकर, किसको लेकर, क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। तो आपको नॉर्मल डेज में कितने दिन की उधारी आप अपने ग्राहक को देते हो, 30 दिन की। तो एग्जिस्टिंग में कितना डेज लिख लिया मैंने, 30 डेज। और अगर मैं बात करूं प्रपोजल की, तो आप प्रपोजल में 15 दिन बढ़ाने की बात कर रहे हो क्या। हाँ जी सर बिल्कुल, 15 दिन हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो नया जो आपका प्रपोजल 1 है उसमें अब नया जो आएगा 45 डेज आ जाएगा, 30 दिन में और 15 दिन जुड़ गए। अच्छा, 30 दिन में और 30 दिन जुड़ गए तो 60 दिन हो जाएंगे। अच्छा, 30 दिन में 45 दिन जुड़ गए तो 75 हो जाएंगे। अच्छा, 30 दिन में और 60 जुड़ गए तो 90 दिन हो जाएगा। तो यानी कि टोटल इतने डेज का हम क्रेडिट देंगे बोल रहे हैं। 30 दिन तो और दे ही रहे थे, हम साथ में और इतने एक्स्ट्रा डेज देंगे तो टोटल इतना क्रेडिट मिल जाएगा सामने कस्टमर्स को। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास सेल का फिगर गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। किसने कहा नहीं गिवन है, बिल्कुल दिया है, 4,80,000। और
ये हो गया आपका नॉर्मल। 4,80,000 में कितने का इंक्रीमेंटल था? 24,000 का। तो मैं वो 24,000 का इंक्रीमेंटल क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो कितना आ जाएगा? 5,04,000। ये मेरा नया मतलब कि इंक्रीज होकर नया सेल इतना आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन में फिर क्या बोला था आपको कि 36,000 बढ़ेगा, तो 4,80,000 में बढ़ा देता हूँ 36,000, तो फिर नया सेल कितना हो जाता? इंक्रीज किया हुआ सेल कितना हो जाता? 5,16,000। फिर उसके अलावा 4,80,000 में फिर बोलता है 42,000 से अगर सेल बढ़ेगा, तो कर देता हूँ 42,000। कितने में? 4,80,000 में अगर 42,000 सेल बढ़ जाता तो 5,22,000 का सेल हो जाता। उसके अलावा 4,80,000 में 48,000 का सेल बढ़ जाता तो 5,28 आ जाता। करेक्ट। फिर हम नॉर्मली सेल में से क्या माइनस करते थे? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन है क्या? नो, नहीं दिया है। बट अगर आपकी दिल है ख्वाहिश है निकालने की, तो ये आपकी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी हो सकती है। आपकी ये ख्वाहिश को ये इंफॉर्मेशन पूरी करेगा। लिखा था पीवी रेशो स्टैंड 40%। पीवी रेशो का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कि सेल इनटू पीवी रेशो करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा क्या? तो जरा करो, 4,80,000 का 40%, तो कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली निकल गया क्या? 1,92,000। वैसे फिर 5,04,000 का करोगे 80 कितना परसेंट निकालना है? 40। होप मैंने 480 का ही 40 निकाला होगा। हाँ, 5,04,000 का भी कितना निकाल देंगे? 40%, यानी कि 2,01,600। फिर 5,16,000 का 40%, तो 2,06,400। और फिर उसके बाद 5,22,000 का 40%, तो 208,800। और उसके बाद 5,28,000 का 40%, तो 2,11,200। राइट, 2,11,200। हाँ जी सर। तो ये क्या निकल गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो, आपके पास अगर वेरिएबल निकालने की इच्छा है तो निकाल दो, सेल माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये निकल जाएगा क्या? तो आप अपने एंड से निकाल देना, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। राइट। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट पता होती तो माइनस करते ना, बट पूरे क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट दी है क्या? नहीं दी है। इसका मतलब यही आपका क्या बन गया? नेट मार्जिन या नेट प्रॉफिट। यही आपका क्या बन गया? नेट मार्जिन या नेट प्रॉफिट। कितना? 1,92,000, 2,01,600, 2,06,400, 2,08,800, 2,11,200। तो ये क्या निकल गया आपका? नेट मार्जिन। क्या निकल गया आपका? नेट मार्जिन। अब नेट मार्जिन आपको पता चल चुका है? हाँ जी सर, बिल्कुल पता चल चुका है। तो इस नेट मार्जिन से अब हम लोगों को दो चीजें माइनस करनी होती है। एक तो हमारा बैड डेट का लॉस, बट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी बैड डेट का परसेंटेज नहीं दिया है। अच्छा, उसके अलावा क्या? हमारे डेटर के अंदर जितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, उस इन्वेस्टमेंट पर हम कितनी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना, हमने हमारे डेटर के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा है। करेक्ट। तो मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। रिसीवेबल को आप डेटर भी बोल सकते हो कि आपने अपने डेटर के अंदर कितना इन्वेस्ट किया है। और इस क्वेश्चन में क्योंकि मेरे पास टोटल कॉस्ट का डेटा ही नहीं है, तो क्या मैं सेल के बेसिस पर ले सकता हूँ? मैंने दो बेसिस कहा था आपको, या तो ऑन द सेल या तो टोटल कॉस्ट। जब यहाँ पर मेरे पास टोटल कॉस्ट का डेटा ही नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन डेटर सेल्स के बेसिस पर लेना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो कैसे लेंगे? सेल डिवाइडेड बाय, ये पूरे सेल जो दिया आपको पूरे साल भर का सेल है क्या? हाँ, ये सेल पूरे साल भर का सेल है। तो अगर ये सेल साल भर का है, तो जितना आपका क्रेडिट पीरियड है या क्रेडिट पॉलिसी आपकी है, उतने ड्यूरेशन से मल्टीप्लाइड कर दो, तो आपको इन्वेस्टमेंट इन क्या पता चल जाएगा? डेटर पता चल जाएगा। राइट। क्या पता चल जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन डेटर। तो निकालो जरा, मैं यहां पर आपके लिए निकाल देता हूं। 4,80,000 ये सेल था आपका, डिवाइडेड बाय कितने ड्यूरेशन का सेल है? ये पूरे साल भरे का, मतलब 360 दिन का, इंटू 30 दिन का सेल कितना होता? और 30 दिन का सेल उधारी है हमारा, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30, तो ये लगभग 40,000 आ जाता। क्या कितना आ जाता? 40,000। मतलब क्या आपका जो डेटर के अंदर इन्वेस्ट हो रखा है वो 40,000 का हो रखा है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरे केस में देखते हैं अब यहाँ पर।
अनदर सिनारियो, सेकेंड केस में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं अनदर सिनारियो या सेकेंड केस अगर लूँ, तो यहाँ पर पूरा सेल कितना है हमारा, 5,04,000 का। कितना है, 5,04,000 डिवाइडेड बाई ये 360 दिन का है, तो 45 दिन का कितना, 5,04,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 45 कितना होता है, 63,000। और वैसे ही सिमिलरली बाकियों के लिए भी निकाल देंगे। तो मैं बिना ज़्यादा बोले चुपचाप निकाल देता हूँ। होप आपको समझ में आ ही चुका है कि कैसे ये मैं इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकाल रहा हूँ, राइट। अगर स्टिल किसी को क्लियर नहीं है तो ये सेल साल भर का था, तो 5,16,000 डिवाइडेड बाय 360 किया तो एक दिन का सेल पता चल गया, और इंटू मुझे जितना मेरा क्रेडिट पीरियड है उतने दिन का सेल चाहिए था। तो 5,16,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 60, तो ये लगभग आता है आपका 86,000। कितना आता है, 86,000। फिर 5,22,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 75 डेज, तो ये आता है आपका 1,08,750। यहाँ मैं डिटेल वर्किंग नोट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में चाहे तो आप लिख सकते हो ये। और अगर बेटर होगा, अगर आपको 16 मार्क में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाली वर्किंग नोट ना आप अलग से दिखा दो, फॉर बीइंग अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप अलग से नीचे में वर्किंग नोट बना दो, क्योंकि यहाँ के यहाँ कचरा दिख रहा है। तो आप क्या करो, अलग से वर्किंग नोट बनाओ, हेडिंग दे दो बकायदा इन्वेस्टमेंट इन डेटर। अगर आप फाइनल एग्जाम के हिसाब से प्रेजेंटेशन करोगे तो ये इन्वेस्टमेंट इन डेटर को आप निकाल दो अलग से, 30 डेज के लिए अलग से निकाल दो, 45 डेज के लिए जो मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ आप वो काम सारा यहाँ करो अलग से। तो यहाँ पर आपको दिखाने की जरूरत नहीं, और सीधा यहाँ वर्किंग नोट का रेफरेंस नंबर दे देने का, तो अच्छा भी दिखेगा और यहाँ पर एक कचरा नहीं आएगा सारा का सारा। करेक्ट। चलो तो वापस आ जाते हैं। अभी फिलहाल में आप एग्जाम के हिसाब से प्रेजेंटेशन में उस बात को क्या करोगे, कंसिडर करोगे, राइट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5,28,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90 दिन, तो ये आ जाता है आप लोगों का 1,32,000। ठीक है, कितना आ जाता है, 1,32,000 रुपए का, 1,32,000 का आपका इन्वेस्टमेंट इन डेटर। तो सर इन्वेस्टमेंट का कुछ करते हैं क्या, यस, इन्वेस्टमेंट इन डेटर आपको कहाँ काम आएगा, किस जगह काम आएगा, तो ये काम आएगा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए। ये हमने निकाला ही क्यों, ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इन डेटर, हमारे डेटर से हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता था, जो कि मिल नहीं रहा है। एक्चुअल में इतने का लॉस हो गया ना हमें, क्योंकि डेटर में पैसे जाम रहने की वजह से जो मैं एट द रेट 20% कमा सकता था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 20% कहाँ से ला लिया आपने, बेटा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया था कि 20% का आपका प्री टैक्स रिटर्न है ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब डेटर के इन्वेस्टमेंट के अंदर, राइट। तो अगर 20% मेरा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, मतलब ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। अगर ये डेटर में मेरा पैसा यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता, कहीं इन्वेस्ट कर देता, तो 20% का रिटर्न मिलता नहीं मिलता, मिलता। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000, राइट। उसी तरीके से 63,000 का 20% कितना होता है, 12,600। उसी तरीके से 86,000 का 20% कितना होता है, 17,200। उसी तरीके से 1,08,750 का 20% कितना होता है, 21,750। और उसी तरीके से 1,32,000 का 20% कितना होता है, 26,400, राइट। तो आपको क्या भी पता चल गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन डेटर। अब आप क्या करो, आप नेट मार्जिन निकालो अपने बिजनेस की, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न को हटा दो, क्योंकि इतना तो नुकसान हो रहा है इन डेटर की वजह से। तो अगर इन डेटर की वजह से जो नुकसान हो रहा है इनको हटा दो। अच्छा, क्वेश्चन में बैड डेट दिया नहीं है, इसलिए मैं बैड डेट को ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि बैड डेट का अगर परसेंटेज देता, जैसे बोलता 2%, 3%, 4%, 5%, तो मैं बैड डेट का यहाँ परसेंटेज निकाल देता, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे इस नेट मार्जिन से। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नेट मार्जिन आफ्टर मैनेजमेंट रिसीवेबल। ठीक है, ये आपने मैनेजमेंट रिसीवेबल को कंसीडर्ड किया हुआ है। अब उसके बाद आपको एक्चुअल में कितना रिटर्न मिलेगा, 1,92,000 में से तो 8,000 का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हटा दूँ तो यहाँ तो 1,84,000 का बेनिफिट आता है, जो कि एग्जिस्टिंग प्लान था आपका। प्रपोजल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 2,16,000 था, उसमें से माइनस कर दो ये। सर इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करेंगे, नो नो नो, बिल्कुल नहीं।
ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कोई खर्चा नहीं है। हाँ, इस इन्वेस्टमेंट को हमने इसीलिए निकाला था ताकि मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकूं। करेक्ट। चलो आगे बात करते हैं फिर। तो कितना आया था, 2,01,600 में से 12,600 माइनस करोगे तो 1,89,000 आता है। कितना आता है, 1,89,000 आता है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट 2,06,400 में से अगर माइनस करेंगे 17,200 तो कितना आएगा, 1,89,200। करेक्ट। और उसके अलावा 1,00,000 अपना 2,08,800 में से, मतलब इसमें से माइनस करेंगे अपना 21,750 तो कितना आ जाएगा, 1,87,050। और 2,11,200 में से, मतलब कि इसमें से माइनस करेंगे 26,400 तो कितना आ जाएगा, 1,84,800। तो ये क्या निकल गया आपके, आफ्टर कंसिडरिंग मैनेजमेंट रिसीवेबल, आफ्टर कंसिडरिंग दिस क्रेडिट पॉलिसी, तो आपको पता चल गया कि आपका नेट मार्जिन कितना रह जाता है। तो नेट मार्जिन कितना रह जाता है आपके पास ये। तो अब इसमें से आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचो और बताओ आंसर, विच प्रपोजल इज मच बेटर। तो जहां ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो मुझे तो ये वाले प्लान में आ रहा है। अब देख लो ये वाला प्लान कौन सा है। तो चलो क्वेश्चन के ऊपर, तो ये है 60 डेज, मतलब जहां पर हमने फर्दर 30 डेज के लिए जो इंक्रीज किया था वो प्लान बेस्ट है। तो आप लिख दो, प्रपोजल फर्दर इंक्रीज्ड बाय 30 डेज इज मच बेटर एज कंपेयर टू अदर प्रपोजल बिकॉज द नेट मार्जिन इज हाई इन दिस केस। इस केस में क्या हो रहा है, इस प्रपोजल में क्या हो रहा है, हाई रिटर्न आ रहा है। बस खत्म रिसीवेबल मैनेजमेंट। इतना निकाल के आपको बताना चाहिए था, राइट। अच्छा सर, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव आप वे क्या बोल रहे थे। दूसरा ऑल्टरनेटिव वे ये था कि अगर मैं पूरा ग्रॉस बेसिस पर ना करते हुए सीधा इंक्रीज वाली भी बात करता ना, जैसे यहाँ पर मैं प्रपोजल इंक्रीज बाय डेज लिख लेता। अच्छा मैं दूसरे मार्कर से बता रहा हूँ आपको। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पर होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, एक बार आप पहले वेरीफाई कर लो। सॉल्यूशन हो चुका है पूरा डन। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले विंटर 2022 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि विंटर 2022 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन है कि जो अभी हमने सॉल्व किया। अमाउंट टू अमाउंट सेम क्वेश्चन था क्या, नॉर्मल सेल, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, प्रपोज इतने से बियॉन्ड जा रहा है ये सारा, और बोला था कंपनी का पीवी रेशियो, प्री टैक्स, पूरा वर्ड टू वर्ड अमाउंट टू अमाउंट क्वेश्चन क्या था, ये सेम था आपका, राइट। पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या था, सेम था। तो आगे बढ़ जाता हूँ मैं, नेक्स्ट समर 2023। तो होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुका है कैसे किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला जो पेपर है आप लोगों का, अब इस क्वेश्चन पेपर पर आ जाते हैं। अगेन इस क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है, यूनिबॉल कंपनी इज मेकिंग अ सेल ऑफ ₹50 लाख, ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग अ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर रिजल्टिंग इन एवरेज डेटर ऑफ रुपीज इतने के, इफ हैज a variable cost इतना, it is believed that the sales can be increased by liberalizing the credit terms from the present position to the up to 90 days. The sales manager have given the following estimation of the sales under the different credit period. और आप लोगों को ये अलग अलग प्रपोजल दे दिए गए हैं और उन प्रपोजल का एक एस्टिमेटेड सेल दे दिया गया है, राइट। और बोलता है विच क्रेडिट पीरियड इन द बेस्ट फॉर अ फर्म गिवन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, मतलब कि अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दिया गया है। चलो अब इसमें तो नीचे के तो लाइन में बच्चे उतने कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर कहीं कोई कंफ्यूज होगा तो शायद पहली वाली लाइन में ही हो सकता है, तो हो सकता है, बस उससे ज़्यादा कहीं कंफ्यूजन का चांस नज़र नहीं आता, ठीक है। तो पहले लाइन में क्या बोला था, यूनिबॉल कंपनी इज मेकिंग अ सेल ऑफ ₹50 लाख। तो जो अभी जो कंपनी करंटली जो सेल कर रही है वो 50 लाख का कर रही है, बोलता है बाय एक्सटेंडिंग अ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर रिजल्टिंग इन द एवरेज डेटर। और जब 50 लाख का सेल करती है ना, तब उसके एवरेज डेटर कितने रुपए के रहते हैं, इतने के, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट होता है इतने रुपए का डेटर का। मतलब आपको एग्जिस्टिंग लेवल के लिए डेटर में कितना इन्वेस्ट होता है वो ऑलरेडी बता दिया गया है। इफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 70%, अगर 70% वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब ही क्या निकलता है, 30% पीवीआर होगा, ओके। इट बिलीव दैट
सेल्स कैन इंक्रीज। और वो ऐसा भरोसा करता है कि अगर मैं पॉलिसी को लिबरलाइज कर दूं, लिबरलाइज करना मतलब होता है क्रेडिट पीरियड को बढ़ाना, आजाद करना अपने डेटर को और थोड़ा सा लंबे समय के लिए। द क्रेडिट टर्म फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू द 90 डेज। तो हमको एक स्टेटमेंट बनाना है। चलिए, तो सिमिलर क्वेश्चन है, अगर मैं इसको जस्ट एक बार फॉर्मेटिंग कर दूं तो आपके पास एक एग्जिस्टिंग पीरियड के लिए डेटा, राइट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है तो आपको वही कंट्रीब्यूशन ही नेट प्रॉफिट बन जाएगा। और आपके पास प्रपोजल में 1 2 3 4 प्रपोजल है, तो 1 2 3 4 आपके ऐसे कॉलम बन जाएंगे, जहां पर आपका एग्जिस्टिंग जो डेटा है, अब कितने दिन का वो तो नहीं बताया उसने कि कितने दिन की उधारी देते थे, लेकिन उसके बाद के लिए पता है, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 75, यहाँ 90, ऐसा। और जब आपका नेट मार्जिन निकल जाएगा तो नेट मार्जिन के आगे आप क्या निकालते हो, इन्वेस्टमेंट इन डेटर। तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर आपको एग्जिस्टिंग के लिए तो बता दिया उसने कितना ये है, लेकिन बाकी के लिए आपको निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे, जब ये 56 लाख रुपए कितने महीने का सेल या कितने दिन का सेल है, 360 दिन का है, तो फिर 45 दिन के लिए कितना, तो ये लगभग लगभग आ जाता है आपका 7 लाख रुपीज के आसपास का। कितना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 7 लाख का। ऐसी बाकी बाकी के लिए भी निकालेंगे कि 60 लाख का सेल है डिवाइडेड बाय 360 दिन के लिए, तो 60 दिन के लिए कितना, तो लगभग 10 लाख के आसपास का यहाँ आएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना, वही एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन या फ्रॉम डेटर, तो ये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट निकला था उसका 20% निकाल देना। नेट मार्जिन से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस हो जाएगा तो आपको नेट मार्जिन आफ्टर रिसीवेबल पता चल जाएगा, और देख लेना कि कौन से ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, वही अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। करेक्ट, डन ये वाला भी। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अलग से अब सॉल्व करके नहीं देख रहे। एक मैं आप लोगों को अपने रेगुलर सीट के क्वेश्चन सेट की तरफ ले जाता हूँ, जहां पर आप लोगों को डेटा बैड डेट के फॉर्म में दिया होगा। तो हमने लास्ट एग्जांपल ये 10 सॉल्व किया था, करेक्ट, अपने सीट का। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जिसमें बैड डेट का क्या दिया हो, परसेंटेज दिया हो आप लोगों को, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, सेम ही डील करना है, सेम ही हैंडल करना है। बस एक ही बात नहीं आ जाती है, बैड डेट का अमाउंट निकलता है एंड देन वो भी माइनस हो जाता है जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ है। करेक्ट, चलो तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अब देखो ये भी 11 थोड़ा आपको ऐसा देखने में थोड़ा डिफरेंट वे का क्वेश्चन लगेगा, बोलेंगे कुछ तो भी अजीब दिया है। अजीब गरीब कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, राइट। बस ऐसा है कि आपके पास एक्स वाई जेड 3 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए दे दिया, तो 3 बार अलग अलग स्टेटमेंट बनाना रहेगा आपको। आपको उनके क्रेडिट पीरियड दिए हैं, ठीक है, 0 डेज, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन। एक्स कंपनी की वजह से बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर सेल में तो कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है ना। आप क्रेडिट पीरियड कितना भी बढ़ा लो, आपकी तो जितनी डिमांड है उतने ही टीवी सेल हो रहे हैं, तो आप यहाँ क्रेडिट पीरियड दो या मत दो, तो आपका तो यहाँ पर ऑब्वियस है। मैं तो ऐसी डिसीजन बता दूंगा, जब 30 दिन 45 दिन देकर भी अगर आपको 500 ही टीवी बेचना है और 0 दिन की उधारी देकर भी 500 टीवी बेचना है, तो बेटर है ना 0 दिन देकर आप 0 डेज पर आप डिसीजन ले लो सीधा सीधा। करेक्ट, तो एक्स के लिए आपको बनाने की गरज नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यों गरज नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई जब जितने कम से कम ड्यूरेशन में अगर मेरा सेम ही सेल हो रहा है, अगर मैक्स टू मैक्स क्रेडिट देता हूँ फिर भी उतना ही सेल हो रहा है, तो बेटर है कम से कम डेज के अंदर हम सेल करने वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन वाई के लिए आपको बनाना पड़ेगा। वाई के लिए 4 प्रपोजल है, ये पहला प्रपोजल, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वाई का पूरा जैसा नॉर्मल फॉर्मेट बनता है बनेगा। और जेड के लिए पहले 2 में तो कुछ नहीं है, तो पहला 2 तो डैश आएगा, 2 ही प्रपोजल है, एक 30 दिन का और एक 45, तो जेड के लिए 2 कॉलम बनेंगे। तो अगर आपके पास शीट में जगह है चौड़ी तो एक ही फॉर्मेट में बना दो, नहीं है तो एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, 3 बार फॉर्मेट बनाओ। और इसके नीचे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या, हाँ जी बिल्कुल दी है। ईच रेफ्रिजरेटर इज सोल्ड फॉर ₹4,500। तो अगर हर एक रेफ्रिजरेटर 4,500 में, तो ये सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। करेक्ट, आगे और बढ़ते हैं, कुछ सेलिंग प्राइस को लेकर चेंजेस तो नहीं है, नहीं है। आगे एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन बताया, मतलब पीवी रेशो है ये, तो सेल का 20% कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और बोलता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑफ द डेटर, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है क्या, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकालते हैं उसका सेम ही क्वेश्चन है क्या, बस इतना है कि एक कंपनी का डेटा ना देते हुए 3 बार डेटा दे दिया,
बस आपको अपने फॉर्मेट में सॉल्व करना है। अगर मेरे को वाई कंपनी के लिए करना है तो एक मेरे पास 0 दिन वाला प्लान है, एक 15 दिन वाला, एक 30 दिन वाला, 45 दिन वाला। यहाँ मेरे पास सेल था 500 क्वांटिटी का, यहाँ 750 का, यहाँ 1000 का, यहाँ 1250 का, और इसको मल्टीप्लाइड कर दूंगा 4500 से, तो मुझे इनकी क्या भी पता चल जाएंगे, टोटल सेल वैल्यू पता चल जाएंगे। करेक्ट, क्या पता चल जाएंगे मुझे, सेल वैल्यू। और जैसी सेल वैल्यू पता चलेंगे तो मैं यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट तो डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट निकल सकता है। कैसे, सेल इनटू जो आपको 20% पीवी रेशो दिया है, तो यहाँ से आपको सबका कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो यही नेट मार्जिन आएगा, और फिर नेट मार्जिन आएगा तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर भी निकाल सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकलेगा तो उसका कुछ तो भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज दिया था, वो भी 20% ही था, तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर भी निकल जाएगा और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकल जाएगा। नेट मार्जिन से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करेंगे तो क्या भी पता चल जाएगा आपको, नेट मार्जिन आफ्टर कंसिडर रिसीवेबल, और आपका सेलेक्ट कर लेना जिसमें ज़्यादा है। जैसा ये वाई के लिए हुआ ऐसा ही जेड के लिए बनाएंगे, लेकिन अब जेड में आपके शुरुआत के 2 डे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो बनेगा ही 2 कॉलम में सिर्फ जेड का, और एक्स का तो बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हर इसमें तो सेम ही होता है ना। और जब सेम ही सेल है, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ऑब्वियस है, क्लियर कट दिख रहा है कि 0 डेज। बाकी आपकी इच्छा है बनाने की तो बना लो, आपको बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट यही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डेटर आएंगे आपके 0, और जब डेटर ही 0 आएंगे तो उसका एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 0 आएगा। इसका मतलब जो नेट मार्जिन रहेगा वही बचेगा, और सबसे खराब ये वाला सिचुएशन रहेगा, तो इच्छा है तो उसमें भी बना देने का 0, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, पूरे इसको लेकर जैसा बनाते हैं, 3 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे 3 बार अलग। चलिए, तो इसमें भी आप लोगों को होप डाउट नहीं होना चाहिए। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर, जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर आपको ये डिफॉल्ट बस एक नई चीज है आपके लिए, बाकी पूरा डेटा सेम है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ स्टार्टिंग से, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर देखो, बोलता है करंटली हैज एन एनुअल टर्नओवर 20 लाख, तो आपको करंट टर्नओवर कितना दिया बोलता है, 20 लाख का दिया है, बोलता है कितना, 20 लाख का, एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है, 4 हफ्ते का, तो ये करंट सिचुएशन के लिए है। और बोलता है द कंपनी प्रपोज टू इंट्रोड्यूस मोर लिबरल पॉलिसी विल जनरेट एडिशनल सेल, तो अगेन मेरे पास एक एग्जिस्टिंग डेटा है जहां पर हम लोग 4 हफ्ते की उधारी देते हैं। फिर इसके बाद जो मैं प्रपोजल बनाऊंगा, वहां जो कलेक्शन पीरियड है कितने से इंक्रीज करना, 2 हफ्ते से, मतलब टोटल 6 हफ्ते हो जाएंगे, फिर और 4 हफ्ते से मतलब टोटल 8 हो जाएगा, और टोटल 10 हो जाएगा, और लास्ट में कितना बोला है, 8, मतलब कि 4 और 8 12 हफ्ते हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट पॉलिसी पता चल गया। सेल भी निकाल सकते हैं क्या, एग्जिस्टिंग के लिए सेल 20 लाख दिया है, तो 20 लाख में और 2 लाख प्लस हो जाएगा तो 22 लाख, 2.5 लाख प्लस होगा तो 22.5 लाख, और 3 लाख प्लस होगा तो 23.5 लाख, और उसके अलावा 5 लाख प्लस होगा तो 25 लाख। करेक्ट, हाँ जी सर करेक्ट। सेल में से फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, बट वेरिएबल कॉस्ट आई गेस क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ गिवन है। अच्छा, ये आपका सेलिंग प्राइस तो डायरेक्टली निकल गया 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपये दिया है क्या, तो या तो आपको सीधा पीवी रेशियो निकाल डालो, कितना आएगा 30%। सर कैसे निकाला 30, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 करो तो पीवी रेशियो आता है क्या, तो मैं डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकता हूँ, सेल का 30%, करेक्ट, सेल का 30%। और अगर आपको ऐसे लंबी पंचायत में घुसना है तो एक काम करो, आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, तो नंबर ऑफ यूनिट निकाल लो, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2 लाख यूनिट आएंगे, यहाँ 2,20,000 यूनिट आएंगे, यहाँ 2,25,000, यहाँ शायद 2,35,000, यहाँ शायद 2.5 लाख, और फिर नंबर ऑफ यूनिट को 7 से मल्टीप्लाइड करो। लंबी पंचायत में घुसना है तो ऐसा करो, नहीं तो सीधा पीवी रेशियो निकालो और सेल कंट्रीब्यूशन निकाल दो, सीधा 30% कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास। और कंट्रीब्यूशन आ गया आपके पास, तो इसमें से फिक्स कॉस्ट तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट बैड डेट दिया हुआ है 1% का, और आगे का इधर का दिया हुआ है बैड डेट आपको, ये डेटर का इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक है। और 1 साल में 50 हफ्ते लेना बोलता है, तो 50 हफ्ते कहाँ काम आ जाएगा, वो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकालते हैं ना, ये टोटल सेल साल भर का है, तो यहाँ साल भर के सेल को 50 हफ्ते का मानना है, क्योंकि डाटा वीक्स में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हफ्ते का कितना, यहाँ पर 22 लाख का सेल पूरे साल भर का है, यानी 50 हफ्ते का है,
तो 6 हफ्ते का कितना, तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकल जाएगा। और जब इन्वेस्टमेंट इन डेटर निकल जाएगा तो आपका उसका 20% कैलकुलेट करोगे तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन क्या भी निकल जाएगा, डेटर। और फिर लास्ट आपको आपके सेल वैल्यू का, जैसे यहाँ सेल 20 लाख था तो 20 लाख का 1% कितना होता है, जो भी होगा 2 लाख, ठीक है। 22 लाख का 1% कितना होता है, 2,20,000। तो आपको यहाँ पर बैड डेट भी निकालना है क्योंकि परसेंटेज पता है। तो जो भी नेट मार्जिन आएगा, नेट मार्जिन से फिर आपने क्या करना रहेगा, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न भी माइनस करने हैं और आप लोगों के बैड डेट भी माइनस करने हैं। तो आपको नेट पता चल जाएगा और देख लो फिर से कि आपका कौन सा जो पर्टिकुलर जो प्रपोजल है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वही आपका क्या है, वही आपका बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा। तो होप एग्जाम बैड डेट वाला आया तो आप सेम तरीके से कर सकते हो, बस बैड डेट एक और खर्चा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके नीचे और आ जाएगा। तो अब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बस ये 12 एक आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस बार आप लोगों के पेपर में पता नहीं ऐसा गट्स फीलिंग है कि जिसमें परसेंटेज ऑफ ए डिफॉल्ट भी दिया हो ये आपको क्वेश्चन आने का चांस हो सकता है। तो लगभग हमारा जो पूरा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, 3, 4, 5 पीएफ के अंदर एज वेल एज 2 जो हम लोगों ने रिसेंटली आपका अभी गो थ्रू किया हुआ है, तो हर एक मॉड्यूल से अंदर हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रखा है। मैंने आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के अंदर मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बता रखे हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप लोगों ने हर मॉड्यूल से बहुत अच्छे से गो थ्रू किए तो आपका पीएफ का पेपर भी कैसा जाने वाला है, आउट ऑफ जाने वाला है। आउट ऑफ मतलब दिमाग के नहीं, मार्क्स में आउट ऑफ जाने वाला है। अगर आप सारे मेरे बताए क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन की एक बार ईमानदारी से अगर आप लोग प्रिपरेशन और प्रैक्टिस रिटर्न में करते हो, ओरली नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर आप ओरली करने जाओगे और एग्जाम में जब लिखने की बात आएंगे रिकॉल नहीं होगा। एटलीस्ट आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन क्या करना है, फुल प्रैक्टिस करना है।